प्रफुल्ल जी तथा सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, मित्रों, जम्मू कश्मीर पर एक सत्र आयोजित करने के लिए मैं पांचजन्य की पूरी टीम का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अगर बात भारत की हो रही हो और उसके मुकुटमणि जम्मू कश्मीर की बात न हो तो मुझे लगता है कि वो अधूरी होगी और इसलिए ये चर्चा बड़ी स्वाभाविक सी है। भारत की स्वर्णिम गाथा की हर श्वास में मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर है। भारत के माथे पर वैभव और जीवन स्वरूप का चिन्ह भी जम्मू कश्मीर है। अगर भारत के आध्यात्म, संस्कृति और प्रज्ञा की बात हम करेंगे तो उसमें भी जम्मू कश्मीर है। ये भी सच है कि 7 दशकों तक इस संपदा की जड़ों पर अनेक प्रकार के कुठाराघात किए गए। आम नागरिकों के आत्मविश्वास, आशाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, सपनों को खंडित किया गया। लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए बंधनों में जकड़े हुए जम्मू कश्मीर को मुक्त किया और आम आदमी के विकास एवं सपनों की पुनः प्रतिष्ठा कायम की। अगर गौर करें तो पिछले 4-4.5 वर्षों में जम्मू कश्मीर की यात्रा प्रधानमंत्री जी के साहस और संकल्प की यात्रा रही है। कई पीढ़ियों से सजोए सपनों को साकार करने की यात्रा भी से आप कह सकते हैं। और उस यात्रा ने सामान्य जिंदगी, गुणवत्तापूर्ण जीवन और देश के अन्य भागों की तरह तरक्की की चाह रखने वाले हर एक नागरिक के जीवन को और उसके प्राण को आंदोलित किया है। एक आध घटनाओं का जिक्र करूंगा। 31 दिसंबर 2023 यानी अंग्रेजी नववर्ष की पूर्व संध्या पर पूरे देश भर में अनेक अवसर, अनेक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष पूरे हिंदुस्तान में बड़े मेट्रो शहर हों या गोवा या बाकी स्थान, उनके वीडियो से ज़्यादा वायरल श्रीनगर के लाल चौक पर 2 बजे रात तक चल रहे जश्न की तस्वीर हो रही थी। वो तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि लंबे समय से छाए अंधेरे को हटाकर जम्मू कश्मीर ने आलोक के एक नए युग में प्रवेश किया है। जम्मू कश्मीर की वादियों में आज गोलियों की आवाज़ नहीं बल्कि तरक्की का कोलाहल आप जाएंगे तो स्पष्ट सुनाई पड़ेगा। सड़कों पर भी सुबह सुबह नौजवान दिखाई पड़ते हैं। हाथों में पत्थर नहीं बल्कि टैबलेट, लैपटॉप मिलते हैं। सूरज डूबने से पहले मोटर और पैरों की आवाज़ थम जाती थी। इस कड़ाके की ठंड में भी लोग जम्मू कश्मीर के नहीं देश के अन्य हिस्सों से नाइट लाइफ का लुत्फ आज वादियों में उठा रहे हैं। 21वीं शताब्दी में विश्व के लगभग सभी हिस्सों में विकास का एक पैरामीटर ये भी है कि वहाँ नाइट लाइफ है कि नहीं है। वहाँ के बासिंदों के लिए किस प्रकार के रेस्टोरेंट, मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं और अपराध की दृष्टि से एक परिवार के लिए वह जगह कितनी सुरक्षित है। इन सभी पैरामीटर्स पर विभिन्न माध्यमों के जरिए आप स्वयं जान सकते हैं जम्मू कश्मीर ने भारत के मस्तक को ऊंचा करने में सहयोग प्रदान किया है। मुझे विश्वास है अनेक लोग यहाँ भी ऐसे मौजूद होंगे जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर की यात्रा की होगी। जिन्होंने यात्रा की होगी वो इस बदलाव के साक्षी हैं। सजे सामर्थ्य को भी महसूस किया होगा। पर्यटन के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने अपना नया मुकाम हासिल किया है। अभी जो वर्ष समाप्त हुआ है 2 करोड़ 11 लाख लोग आए और इसके पहले वाले वर्ष में 1 करोड़ 88 लाख लोग आए थे। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। G20 की बैठक के सफल आयोजन के बाद
विदेशी सैलानियों की संख्या में 350 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। 55,000 लोग इस साल विदेशी सैलानी वहां आए थे। जम्मू कश्मीर में आधुनिक कालखंड का निर्माण मैं समझता हूं कि अच्छी गति से हो रहा है। वहां की आवाम दृढ़ निश्चय के साथ शांति सृजन और तरक्की के मार्ग पर चल रही है। अनेक बड़े परिवर्तन किए गए हैं। 3 टियर सिस्टम पहली बार वहां लागू हुआ। प्रोजेक्ट पूरी करने की रफ्तार मोटे तौर पर 10 गुनी से ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे याद है जिस वर्ष मैं गया था उसके पहले लगभग 9200 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे और पिछले इस फाइनेंशियल ईयर में हमने 92,500 प्रोजेक्ट पूरे किए। एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसा नहीं था कि पहले वहाँ पैसा नहीं जाता था, पहले भी जाता था, लेकिन पारदर्शिता के कारण ये रफ्तार बढ़ी है। गुणवत्तापूर्ण जीवन में वो परिवर्तन दिखाई भी पड़ रहा है। हर एक आकांक्षी नागरिक को अपनी मर्जी से जीने का अवसर भी मिला है। डिजिटल गवर्नेंस की अगर मैं बात करूं तो ये सच है कि वहाँ देर से ये प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि 2020 में 7 अगस्त को मैं गया था। अक्टूबर के अंतिम शुक्रवार को दरबार मूव होता था श्रीनगर से जम्मू। मुझे उस समय के चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम ने कहा कि साहब आपको सेक्रेटेरिएट चलना है। मैंने कहा बात क्या है? तो कहा कि आज दरबार मूव हो रहा है। मैंने अपनी आंखों के सामने 217 ट्रकों में लदी हुई फाइलें देखी थी जो श्रीनगर से जम्मू रवाना हो रही थी। लगभग 1000 होटल में कमरे किराए पर श्रीनगर में लिए जाते थे और 800 कमरे जम्मू में लिए जाते थे 6 महीने के लिए। उस दिन मैंने तय किया था कि अब अगली बार जब जम्मू से श्रीनगर आना होगा तो कोई ट्रक नहीं आएगी, और वो हुआ भी। मई में जब हम आए तो कोई ट्रक नहीं आई। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डिजिटल गवर्नेंस में वी आर नंबर 1 इन द कंट्री। मध्य प्रदेश अब तक था, मध्य प्रदेश ऑनलाइन सर्विसेज में मध्य प्रदेश को हमने पीछे छोड़ दिया है, और अप्रूवल रेटिंग हमारी जो है वो 86% से ज़्यादा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ऑटो अपील मोड में पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की जो सर्विसेज हैं उनको ऑटो अपील मोड में करने वाले हम पहले जम्मू कश्मीर का प्रशासन पहला प्रशासन है। स्टिपुलेटेड पीरियड जो है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का, उसमें अगर नागरिक सुविधाएं नहीं दी जाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो एस्केलेट होकर उच्च अधिकारियों के पास जाएगा। फाइनेंशियल पेनाल्टी तो तुरंत लगी जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी हो सकता है। तो अब तक 866 अधिकारियों की तनख्वाह से पैसा कट चुका है। नौकरियों की बात अगर मैं करूं तो पिछले 3 वर्षों में 31,500 सरकारी नौकरियां दी गई हैं, और गत वर्ष जो नौकरियां दी गई आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था। 7 लाख से ज़्यादा नौजवान इंटरप्रेन्योर बने हैं। मेरी माटी मेरा देश का जो कार्यक्रम अभी पिछले दिनों हुआ था, पूरे देश की आबादी का 1% हिस्सा रहता है जम्मू कश्मीर में, लेकिन कर्तव्य पथ पर जम्मू कश्मीर को ही प्रथम पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री जी ने दिया। तो ये बात मैं कह सकता हूं कि इस अभियान को अब पल पल जम्मू कश्मीर ने जिया है, और आयोजन में गांव-गांव, शहर-शहर मैं कह सकता हूं कि तिरंगे दिखते हैं। आम नागरिक का जोश और जुनून भी दिखता है। लंबे अरसे बाद झेलम तवी, चिनाब और हिमालय की गोद में लहराता तिरंगा, मैं मानता हूं कि 1,40,40,00,000 कंठों से निकल रहे भारत माँ के जयकारे को आज पूरे देश ने सुना है, और यह एक स्वाभिमान और नई आत्मक्रांति की तस्वीर जम्मू कश्मीर ने प्रस्तुत की है। एक कठिनाई वहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या औद्योगिकीकरण को लेकर के थी। आज़ादी के बाद से 2021 तक कुल 14,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया था। भारत सरकार ने जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनाई जम्मू कश्मीर के लिए, आज 90,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव
जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुए हैं 20,000 करोड़ के ज़मीन पर उतर गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 1 वर्ष में बाकी भी ज़मीन पर उतार लिए जाएंगे। इस तरह से अनेक दिशाओं में जम्मू कश्मीर ने विदेशी निवेश भी आने लगा है। यूएई के इमारत ग्रुप ने उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल श्रीनगर में बनाने का काम शुरू किया है। श्रीनगर और जम्मू में 2 IT टावर इमारत ग्रुप के लोग लगा रहे हैं। वहाँ के भूमि कानून बड़े रिग्रेसिव थे, किसानों के विरोध में बने हुए थे, उसको दुरुस्त किया गया है। गरीब व्यक्तियों को आवास के लिए 5 मरला ज़मीन जम्मू कश्मीर में दी जा रही है। मोटे तौर पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के काम प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। किसी भी क्षेत्र के विकास में कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा योगदान होता है। सड़क हो, कश्मीर कन्याकुमारी से रेल मार्ग से भी जुड़ने जा रहा है और इस वर्ष ही जुड़ जाएगा। एयर कनेक्टिविटी भी पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर हुई है। टूरिज़्म इंडस्ट्री और बड़ा सेक्टर मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है, वहाँ संभावनाएं भी है। आज किसानों की आमदनी के मामले में देश में हम 5वें स्थान पर हैं। जब मैं गया था तो 9वें स्थान पर थे। एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जम्मू कश्मीर के लिए हम लोगों ने बनाया है और देश के अनेक कृषि विशेषज्ञों की सहायता से वो बना है। उसमें सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। आज जो GDP में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, इस होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के लागू होने के बाद 2.5 गुना वृद्धि होगी। ये मैं कंजर्वेटिव असेसमेंट बता रहा हूँ। अब उस समय नहीं है कि मैं उसकी विस्तार से चर्चा करूं। मैं एक बात ये कह सकता हूं कि स्पोर्ट्स की दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो एक नए पावर हाउस के रूप में जम्मू कश्मीर उभर रहा है। जम्मू कश्मीर की विकास गाथा के प्रत्येक पृष्ठ पर नए शक्ति सामर्थ्य का अनुभव हो, इस दृष्टिकोण से निरंतर प्रयास किया गया है। कभी नीचे से रैंकिंग में दिखाई पड़ने वाला जम्मू कश्मीर तरक्की के विभिन्न क्षेत्रों में अब जो भी पैरामीटर भारत सरकार तय करती है उसमें अब ऊपर से दिखाई पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस, पंचायत गुड गवर्नेंस लागू करने वाले हम पहले यूनियन टेरिटरी हैं। अनेक इस तरह की चीज़ें हमने हासिल की हैं और आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। ये सच है कि पड़ोसी हर कोशिश करता है। कुछ चंद घटनाएं हुई हैं, लेकिन आज मैं आपसे एक बात जरूर कह सकता हूं कि केवल आतंकवादी नहीं, उस पूरे इकोसिस्टम को कैसे पूरी तरह समाप्त किया जाए, इसकी सुनियोजित रणनीति पर काम हो रहा है। शांति खरीदने में जो सरकार दिल्ली में है या जो प्रशासन जम्मू कश्मीर में है उसमें विश्वास नहीं है। शांति अस्थायी रूप से स्थापित हो, इस दिशा में प्रयत्न किया जा रहा है। काफ़ी हद तक सफलता मिली है और मैं उम्मीद करता हूं कि देश के लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप आगे भी सफलता मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। राम सेतु का प्रकरण, आदरणीय उदयसानंद जी आ गए, आप सब जानते हैं। जब राम सेतु बन रहा था तो अनेक लोगों का उसमें योगदान था। उसमें गिलहरी भी थी, उससे पत्थर नहीं उठते थे तो अपनी पूंछ पानी में भिगोती थी और बालू लपेटकर बालू छिड़कने का काम करती थी। अगर जम्मू कश्मीर को मैं देखता हूं तो मैं कई बात कह सकता हूं कि उसके पिलर्स या नींव बनाने का काम भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया, ईंट पत्थर रखने का काम देश के गृह मंत्री ने किया और गिलहरी की तरफ पूंछ में बालू लपेट कर हम भी उसको छिड़क रहे हैं ताकि वो राम सेतु पूरी तरह से बन जाए। मोटे तौर पर मैंने बहुत संक्षेप में कुछ बातें रखी हैं, बाकी जब आप बातचीत करेंगे तो मैं उत्तर उन प्रश्नों का दूंगा। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मकर संक्रांति की शुभकामना देते हुए अपनी बात में ही पूरी करता हूं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। हितेश जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा। और जहाँ पे अंत में अपने बात समाप्त की, मनोज जी आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि ऑर्गेनाइज़र पांचजन्य ने भी अपना एक पिछले 70-75 वर्ष के जम्मू कश्मीर के संघर्ष में गिलहरी की भूमिका हमारी भी रही है। मैंने आपकी गिलहरी से ज़्यादा बड़ी भूमिका और जब ये सारा 370 का बदलाव हुआ तो मुझे स्मरण है, शायद पहली बात आपने जो बातचीत की थी वो ऑर्गेनाइज़र पांचजन्य से ही की थी आपने एलजी बनने के बाद, और उस समय भी आपने इकोसिस्टम का उल्लेख किया था। आपने कहा था कि करप्शन, एंटी इंडिया फोर्सेस और जो पूरा का पूरा सेपरेटिस्ट एजेंडा जो मीडिया के द्वारा, इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, आज अभी जब लगभग 4 साल हो गए हैं और आपने भी लगभग 3 साल वहाँ पे कमान संभाली, क्या देखते हैं इस इकोसिस्टम की स्थिति, कहाँ तक ये टूटी है? मैं ऐसा मानता हूँ कि उस इकोसिस्टम पर कड़ा प्रहार हुआ है और उसका ढांचा चरमरा गया है, काफ़ी कुछ टूट गया है, लेकिन जड़ से बाहर निकालना ये काम अभी बाकी है। आने वाले समय में उसे पूरा करना होगा। तो ये जो अभी हम जो देखते हैं कुछ आतंकवादी गतिविधियां और खास करके भारत के अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों पर जो टारगेटेड किलिंग वाला जो एक पैटर्न देखते हैं, उसको आप एलजी के नाते, एक भारतीय होने के नाते कैसे देखते हैं? मैं 2 बात कहता हूँ कि एक तो बाहर से आने वाले किसी टूरिस्ट के साथ कोई घटना नहीं हुई है। वहाँ के माइनॉरिटी एम्प्लॉई जो कश्मीर में रहते हैं उनको टारगेट बनाया गया, और वो जानबूझ करके बनाया जाता है कि इसकी चर्चा पूरे दुनिया में होगी, देश में होगी, और ये स्थापित करने में उन्हें सहायता मिलेगी कि नहीं, अभी जम्मू कश्मीर सामान्य नहीं हुआ है। इसको जान करके वो करते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि अभी जड़ें उखाड़नी बाकी है, वो आने वाले समय में पूरी तरह से समाप्त हो, इसकी कोशिश हो रही है। रजौरी पुंछ में जानबूझ करके पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में कोशिश की है, क्योंकि हम सब लोग कश्मीर में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। जम्मू का वो क्षेत्र मोटे तौर पर पिछले कई वर्षों से शांत था। आप वहाँ की टोपोग्राफी से भी परिचित हैं, बहुत बड़ा जंगल है। अब जम्मू कश्मीर कश्मीर में लगभग सामान्य रूप से आप देख रहे हैं न कोई घटना हो रही है। जिस भी तंजीम को आप जानते हैं उनके कोई बड़े सरगना जमीन पर नहीं है, सब आसमान में पहुंच गए। इकोसिस्टम पर भी कड़ा प्रहार हुआ है, लेकिन पिछले 2021 से लेकर के इधर 4 घटनाएं रजौरी पुंछ क्षेत्र में हुई, खासतौर से सेना के साथ हुई। तो एक व्यापक रणनीति बनी है और ऑपरेशन ऑल आउट टाइप कार्यक्रम, किस इलाके से भी आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त किया जाए की योजना बनी है, जो सार्वजनिक रूप से नहीं कही जा सकती, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 6 महीने में इसका असर दिखेगा। मनोज जी, प्रफुल्ल जी ने अपने तरीके से प्रश्न पूछे, मैं अपने तरीके से पूछता हूँ। तरीका अलग अलग ना हो तो आदमी फिर प्रश्न वही है। अब आप कि कश्मीर के चेहरे पर मुस्कान लानी थी। मैं अपने वीडियो एडिटर के साथ बैठा था, आप अपने वीडियो एडिटर के साथ बैठा था, हम तैयारी कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर के चेहरे पर कभी मुस्कान हमने नहीं देखी। हंसते हुए मनोज जी का चेहरा देखे हुए बहुत समय हो गया है। असल में राजनीति में कभी कभी जबरदस्ती लोग हंसते हैं कि हंसती हुई फोटो। अब मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें थोड़ा हंसने की गुंजाइश कम है, लेकिन मैं हंसता हूँ, खूब हंसता हूँ। फोटो खिंचवाने के लिए नहीं हंसता। फोटो खिंचवाने के लिए नहीं हंसते। और उसमें 3 चीज़ें और जुड़ गई जो आपने पहले बोला कि जड़ें उखाड़ने का काम, आसमान में पहुंचाने का काम, कड़ा प्रहार करने का काम, इस सब में आदमी कम हंसता है। और आपने एक बात कही थी कि आतंकवाद से ये जो लड़ाई है इसमें पूर्व सैनिकों को जोड़ने का काम आप करेंगे। मैं गंभीरता से पूछना चाहता हूं कि वो जोड़ने का काम वो
कहना एक बात है, मगर उसे जोड़ने की कोई योजना, कोई प्रक्रिया, कोई खाका क्या आपने तैयार किया है? कल आपको ध्यान में होगा पूर्व सैनिक दिवस था। कल ही जम्मू राजभवन में एक कार्यक्रम था जिसमें पूर्व सैनिक आए थे। तो ये जो विलेज डिफेंस कमेटियां हमारी हैं, उनमें पूर्व सैनिकों को ही प्राथमिकता के आधार पर रखने की कोशिश हो रही है। आपको एक बात की और जानकारी होगी, आर्म्स लाइसेंस एक समय था जब देश में जितने आर्म लाइसेंस बने थे उसमें 50% से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में ही बन गए थे। सीबीआई ने जांच किया तो बंद हो गए थे। हमने आर्म लाइसेंस खोल दिया है और आर्मी के रिटायर्ड पर्सनल्स को ऑटोमेटिक गन के लाइसेंस दिए जा रहे हैं। हाँ, ये है कि चिन्हित करके दिए जा रहे हैं कि ये आदमी काम का है कि नहीं है, और बाकी सामान्य आदमी को भी जो प्रशासन के साथ खड़ा होकर के इस स्थिति को बदलने में मदद करेगा। क्योंकि कोई गलती हुई, कुछ लोगों ने गलती की तो उसकी सजा सामान्य आदमी को दी जाए, ये मैं समझता हूँ उचित नहीं है। तो ऐसे लोगों से जीवंत संपर्क है और मैं समझता हूँ कि वो भी आगे बढ़ करके, क्योंकि एक जो पिछले दिनों आतंकवादी मारा गया उसमें विलेज डिफेंस गार्ड या विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर ने, वो भी रिटायर्ड आर्मी का आदमी था, उसी ने मरवाया। तो एक मोर्चा जो आपने बड़ा खोला हुआ है, आपने अभी उल्लेख भी किया, वो इन्वेस्टमेंट को लेकर है। आप अभी वाइब्रेंट गुजरात समिट में भी गए थे, वहाँ पे भी आपने कॉल दिया, कुछ नंबर्स को लेकर आपने बताया भी। लेकिन जब ये भय का वातावरण हो और हर बार राजनीतिक रूप से ये प्रश्न किया जाता हो कि डेमोग्राफी बदलने का प्रयास है, बाहर के लोगों को लाने का प्रयास है, तो ऐसे में इन्वेस्टर आएगा क्यों, और आएगा तो सही में रहेगा क्या? देखिए, ये कुछ लोग बना रहे हैं। अब वहाँ का आम आदमी इन बातों से बाहर निकल गया है, उसको ये बात समझ में आ गई है। मैं अभी 10 दिन पहले की एक घटना आपको बताता हूँ। मैं श्रीनगर में था, मुझे कुछ बच्चे मिलने आए, खासतौर से उसमें 3-4 बच्चियाँ थी। एक बच्ची ने ग्रेजुएशन किया था, तो उन लोगों ने टाइम मांगा था, मैंने टाइम दिया था। तो मैंने पूछा बताओ, तो उसने कहा साहब मैं केवल आपको थैंक यू कहने आई। तो हमने कहा क्यों? कहा कि 3 साल में ही मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, नहीं तो हमारे पहले तो 5 साल 6 साल लोग पढ़ते थे, क्योंकि स्कूल कॉलेज पाकिस्तान के इशारे पर बंद रहते थे, दुकानें बंद रहती थी, ट्रैफिक नहीं चलता था। अब ये सब इतिहास की बातें हो गई। तो स्टोल पेल्टिंग के दिन तय होते थे, कैलेंडर बनता था। तो ये सब इतिहास की बात, इससे आम आदमी में कॉन्फिडेंस आया है, व्यवसाय चल रहा है और लोग चाहते हैं कि ऐसी ही स्थिति बनी रहे, इसलिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मैंने सैलानियों का, मैंने टूरिस्ट का आंकड़ा मैंने बताया, तो वो आ रहा है। तो भय का वातावरण रहता तो क्यों आता है? वो आपने ठीक कहा प्रफुल्ल जी। स्कूल कॉलेजेस में खेल के नाम पर एक फ्राइडे गेम होता था और उसका कैलेंडर बना होता था, छुट्टी हो जाती थी। पत्थर स्टोन पेल्टिंग को फ्राइडे गेम कहते थे। मैं एक और मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो ज़मीनें दी जानी है, ज़मीनों के आवंटन का एक मुद्दा है। और जैसा अभी बातचीत में आया कि ये लड़ाई दो तरफा है, बाहरी को आने नहीं देंगे और भीतरी आदमी पैसा लगाएगा नहीं, एक दुविधा है। इस दुविधा से आप कैसे निपटेंगे? कोई दुविधा नहीं है। देखिए, जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं, चाहे वो हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, वहाँ एग्रीकल्चरल लैंड को के लिए एक प्रोटेक्शन दिया गया है लोकल पॉपुलेशन के लिए। वो जम्मू कश्मीर में भी है कि कृषि योग्य भूमि वही ले सकता है जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, लेकिन उसमें एक राइडर है कि चेंज ऑफ लैंड यूज 30 दिन में अनिवार्य रूप से जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड हितेश जी खरीदते हैं, होटल बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो इस जैसे आप चेंज ऑफ लैंड यूज के लिए अप्लाई करेंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे ज़मीन खरीदने के लिए। राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ा चर्चा का विषय बना रहा डीलिमिटेशन का। डीलिमिटेशन कमीशन अपना काम करता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, लेकिन इसमें एक बड़ा 370 के हटाने को जब चर्चा हो रही थी तो हम लोग भी इस पर बहुत बार ये करते थे, चाहे पीओजेके के रेफ्यूजीज़ हो, चाहे बहुत सारे ऐसी कम्युनिटी जिनको वोटिंग राइट नहीं था।
इस सारी प्रक्रिया में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर इन सबका इंक्लूजन करना ये कितना चैलेंजिंग था और इसको कैसे एड्रेस करने का अभी प्रयास हो रहा है कि ये सारी कम्युनिटीज वोटर्स लिस्ट में आए भी और उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट होने का मौका मिले भी। ये जो बात आपने उठाई है मौलिक बात है। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि 370 समाप्त होने या 35 से समाप्त होने से कौन सा बड़ा परिवर्तन हुआ। तो मैं मानता हूं कि मोटे तौर पर 1,30,00,000 लोगों को लाभ हुआ। और अगर मैं उसको कैटेगराइज करता हूं तो आधी महिलाएं 50% आबादी मोटा मोटी, तो वो तो अगर शादी दूसरे राज्य में करती तो सारे अधिकारों से वंचित हो जाती थी। तो 50% लोगों को तो क्यों एक झटके में लाभ हो गया। जिनका आपने नाम लिया, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हों, POJK के लोग हों, इनकी एक बड़ी संख्या है, इनको लाभ हुआ। कश्मीरी पंडित या माइग्रेंट कहिए, मैं पंडित कहना ठीक नहीं, कश्मीरी माइग्रेंट, अब उनका रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में होगा और आज के युग में मुझे लगता है कि बड़ा फैसला है। बाकी और भी ढेर सारी चीज़ें उनको मैं, तीसरी बात कि एक बड़ी पॉपुलेशन ऐसी आबादी की 34 साल से मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाल पाते थे, उनको भी 370 हटने से अवसर मिला कि वो जुलूस निकाल सकते हैं। आनंदपुर मैरिज एक्ट सिखों की भी एक बड़ी आबादी थी, तो अब तक वहाँ लागू नहीं था, वो लागू हुआ। तो आप अगर देखेंगे तो मोटे तौर पर 80% आबादी को लाभ हुआ है। डिलिमिटेशन का काम निश्चित रूप से एक बड़ा ही पेचीदा काम है। अब राजनीति में प्रतिक्रिया व्यक्त कर देना अलग बात है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बहुत ही मेहनत करके डिलिमिटेशन कमीशन ने, क्योंकि 1950 के दशक के बाद तो कभी वहां पे सही से डिलिमिटेशन हुआ ही नहीं। मैंने तो उन लोगों ने बड़ी मेहनत करके, खुद भी गए 3 बार, डिफरेंट स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया और उस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसमें अभी ये जो शेड्यूल ट्राइब के पॉलिटिकल रिजर्वेशन वाला मामला था वो भी इसमें अभी सुलझ जाएगा। डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं है। नहीं, रिजर्वेशन देना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात, वो सरकार का काम है। देश की संसद ने कानून पारित किया है। एक बात समझिए कि शेड्यूल ट्राइब को वहाँ रिजर्वेशन पहले था ही नहीं, ये 370 हटने के बाद पहली बार मिला। और जब DDC के चुनाव हुए तो उसमें भी उनको लाभ मिला। 7 विधानसभा की सीटें 9 उनकी आरक्षित हैं, और गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, इन लोगों को आरक्षण है। पहाड़ी कम्युनिटी को भी आरक्षण मिले, ये लंबे समय से मांग थी। और जब गृह मंत्री जी ने संसद में भाषण दिया तो अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा कि ये आदिवासी समुदाय को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पहाड़ों में रहता है, लंबे समय से रहता है, हम आगे आने वाले दिनों में उनके आरक्षण का भी इंतजाम करेंगे। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि ये जो गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, सीना कम्युनिटी के लोग हैं, इनके आरक्षण को बिना छेड़े हुए 10% है तो 10% उनको बरकरार है। माने नौकरियां 10% उनकी बरकरार है, एडमिशन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में या प्रोफेशनल, वो 10% बरकरार है। अलग से पहाड़ी लोगों को आरक्षण देने की बात है। अब कुछ लोग राजनीतिक रूप से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि विधानसभा की सीटों को आप देखेंगे तो सामान्यतः जहां पहाड़ी है वहां गुजर नहीं है, जहां गुजर बकरवाल है वहां पहाड़ी नहीं, 1-2 सीटें हैं। तो ये केवल किस तरह से लोगों को बरगलाया जाए, इसके लिए कुछ लोग बयान दे रहे हैं। मनोज जी, जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति कुछ परिवारों की बंधक थी, ऐसा दिखाई देता था। राजनीतिक स्थिति की अगर हम खास तौर से देखें तो वो एक जगह स्विच होता रहता था, नीचे तक रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व नहीं पहुंचता था। ऐसे में अभी के जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव हैं, आपने विकास की बात की, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव विकास की राह कैसे प्रशस्त करेंगे? ये सच है कि 30-32 हज़ार चुने हुए लोग, और उन्होंने विकास में काफ़ी योगदान दिया है, चाहे पंच, सरपंच हों या अर्बन लोकल बॉडीज़ के लोग हों या DDC काउंसिल हो। देर से 3 टियर सिस्टम जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, लेकिन फंड, फंक्शन और फंक्शनरी तीनों हमने वहाँ ट्रांसफ़र किया। और डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का जो बजट बनता था वो चुने हुए प्रतिनिधि बनाते थे, तो कम समय में
मैं समझता हूं कि लंबी दूरी जम्मू कश्मीर ने तय की है। एक आपने अभी इशारा किया, आपने अभी इसमें भी अपने शुरू के वक्तव्य में भी कहा, रोजगार को लेकर और शिक्षा को लेकर एक ये थ्योरी दी जाती थी कि अवसर नहीं है, बेरोजगारी है, इसलिए आतंकवाद है। वास्तविकता ऐसी नहीं थी। ये कुतर्क है। जम्मू कश्मीर से ज़्यादा गरीबी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके में, झारखंड के कुछ इलाके में, वहाँ कहीं आतंकवाद नहीं। तो ये कुछ लोग कुतर्क देते थे और मैं आज कह सकता हूँ कि बेरोजगारी दर जम्मू कश्मीर में बाकी राज्यों की तुलना में, कई राज्यों की तुलना में कम है। सरकारी नौकरियां वहाँ बड़ी संख्या में, कुल आबादी वहाँ की 1,30,35 लाख है, स्वीकृत पद 4,80,000 है। बिहार की आबादी 13 करोड़ है, स्वीकृत पद 5,10,000 है। तो सरकारी नौकरी के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके कारण प्रशासनिक रूप से अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन हम जहाँ सरकारी पदों को भर रहे हैं वहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर भी जोर दे रहे हैं। और बैक टू विलेज एक कार्यक्रम हम चलाते हैं, 5 बार ये काम हो चुका है। और उसमें एक लक्ष्य ये होता है कि हर पंचायत से कम 15 यूथ को आइडेंटिफाई करना है जो अपना कुछ करना चाहता है। और आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए का ऋण बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के मिल जाता है। पिछले साल हमने बैक टू विलेज 4 के बाद 75,000 नौजवानों को एक दिन में 939 करोड़ रुपया बैंक से दिलवाया था। और अभी 24 को जो कार्यक्रम होगा, मैं समझता हूं कि इस बार 90,000 नौजवानों को 1100 करोड़ से ज़्यादा धनराशि हम दिलवाने जा रहे हैं। तो स्वरोजगार के अवसर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। और आप आंकड़े अगर देखेंगे तो एक्सपोर्ट हमारा डबल हो गया है पहले की तुलना में, चाहे वो कारपेट हो, पश्मीना हो, जीआई टैगिंग भी हमको ढेर सारे प्रोडक्ट्स पर मिल रही है। HADP का हमने जिक्र किया आपसे। तो एक सुनियोजित ढंग से टूरिज्म, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड रिलायड सेक्टर, और दूसरा अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की दृष्टि से भी आप देखेंगे तो पेडेस्ट्रियन मार्केट जिस तरह से यूरोप में है, आप श्रीनगर में जाएंगे तो ऐसी कई मार्केट दिखाई पड़े। जम्मू में भी अप्सरा रोड वाली बन गई है। रघुनाथ बाजार के व्यापारियों ने मुझसे कहा था कि दीपावली बीत जाए तब शुरू करें, वो भी बन जाएगा। चाहे वो झेलम का रिवर फ्रंट हो, तवी का रिवर फ्रंट हो, इस तरह के अनेक, मैं कह सकता हूं कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बड़े अच्छे काम हुए हैं। मैं चर्चा अपने अंतिम चरण में अंतिम प्रश्न पूछूंगा। जम्मू कश्मीर की एक सांस्कृतिक पहचान थी। कश्मीर के विशेष संदर्भ में देखें तो सांस्कृतिक पहचान से जुड़े हुए नामों को बदलने का एक कुचक्र चला। श्रीनगर को इस्लामाबाद कहने की जिद, मार्तंड मंदिर का नाम बदलने की बात, या अनंतनाग मट्टन बोलना, जो शंकराचार्य पहाड़ है उसका नाम सुलेमान पर्वत बोलना, ये वहाँ पर बस वाले भी ऐसे आवाज़ लगाते थे। हम मुस्कुराहट की बात कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ इस सांस्कृतिक पहचान के लिए और जो भग्न मंदिर हैं उनको उनका गौरव लौटाने के लिए मैं बहुत सारे श्रोताओं को बताऊंगा कि जो श्रीनगर है, श्रीनगर की पहचान, श्रीनगर का नाम शारिका देवी टेम्पल से है। एक पत्थर पर श्री यंत्र उभरा हुआ है त्रिपुर सुंदरी का, उसकी पहचान जो है उसको मिटाने का काम लगातार हुआ था। इन मंदिरों को इनका गौरव और हिंदुओं की वापसी कैसे, उसकी क्या योजना है? शारदा देवी के मंदिर के बारे में आपको मालूम है कि असल मंदिर पीओके में है, लेकिन उसके पास मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं और केवल एक मंदिर नहीं, अनेक ऐसे मंदिर कश्मीर में बने हैं। और आपके आने के पहले प्रफुल्ल जी कह रहे थे, बता रहे थे कि अब वहाँ रामनवमी भी मनाई जाती है, दीपावली भी हो रही थी है। 2-3 दिन पहले एक वीडियो आपने देखा है। तो उस काम को पवित्रता के साथ किया जा रहा है। और केवल मंदिर नहीं, कुछ जियारतें भी बनाई गई हैं, चर्च भी बनाई गई है, गुरुद्वारा भी हमने बनाया है। लेकिन ये सच है कि वहाँ एक से एक मंदिर हैं जिससे पूरे देश
को प्रकाशमान किया जा सकता है, वो काम सुनियोजित ढंग से चल रहा है और निश्चित रूप से बिना किसी रोक टोक के वो चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आपने जितने आयामों में जम्मू कश्मीर एक टीस, एक रिश्ता हुआ जख्म, इस तरह से राजनीति उसे पालती पोसती रही, उसकी पीड़ा को पांचजन्य ऑर्गेनाइजर ने लगातार देश के सामने रखा है। आज आपने बहुत सारे आयामों पर, उन बिंदुओं पर प्रकाश डाला जो पूरे देश को दिलासा देते हैं, और दिलासा ही नहीं देते, आश्वस्ति देते हैं कि काम ठीक दिशा में है, कमान ठीक हाथों में है। धन्यवाद। धन्यवाद रितेश जी।